हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे लेकर के आए ओसीएम का यहाँ पे रिवीजन लेक्चर। रिवीजन मतलब कौन सा लेक्चर? तो ब्रह्मास्त्र हम लेकर के आए हुए यहाँ पर, जो आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर कर देगा और यहाँ पे बोर्ड के लिए आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। आप खाली यहाँ पे की पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हाथ में, नोट एंड पेंसिल या पेन लेकर के बैठिएगा। जो भी मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और आपके लिए बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली टू और जो यहाँ पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए रिवीजन लेक्चर यूनिट नंबर 1 आपके ओसीएम की बुक से, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो बात हमने इसमें क्या क्या करी गई है नेचर और सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले कोई भी बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं तो उसका एक नेचर रहता है, उसका एक स्वरूप रहता है। बिना स्वरूप बिना नेचर के वो बिजनेस स्टार्टअप होता नहीं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन राइटिंग के ऊपर मत जाना, हर ध्यान को कॉन्सेप्ट समझना। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कुछ ऐसी बात करी गई है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक काम करने के लिए जब एक से ज्यादा इंसान की जरूरत पड़ती है तो वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, कोई भी एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ती है तब वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम के अंदर जब पीपल्स वहां पे हंटिंग करते थे, क्या करते थे? हंटिंग क्या? जैसे मान लो वो लोग रहते थे, अब उनको हंटिंग करना है, हंटिंग करने के लिए क्या रहता था? आज उनको डियर को हंटिंग करना है। तो हंटिंग कोई एक इंसान से नहीं होती थी, 4 या 5 पीपल साथ में होते थे, जहां पे एक इंसान क्या करता था? उसको गाइड करता था, दूसरा इंसान क्या करेगा? जाल फेंकेगा, तीसरा इंसान क्या करेगा? मारेगा। यानी कि हर एक इंसान को, हर एक वर्क को अलॉट कर दिया जाता है, सभी का ऑब्जेक्टिव एक रहता है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव 1 देता है और उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए जो नंबर्स ऑफ पीपल एक साथ में हैंड ओवर करते हैं, नंबर्स ऑफ पीपल्स के हैंड लगते हैं वो एक गोल को अकम्प्लिशमेंट करने के लिए, तो वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट चलती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये क्या था आपका वहां पे एक तरफ का मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया। अब मैनेजमेंट की जब हमको जरूरत पड़ती है तो वहां पे प्लानिंग भी आता है, डायरेक्टिंग भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके पिलर्स है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। क्या करना है तुम्हें पहले प्लान करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? डायरेक्शन देना है, एक बेटर आपको डायरेक्टर लेना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग क्या है? कंट्रोल करना है, टाइम एंड मोशन स्टडी वो आगे। तो कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ हो गया। अब उसके बाद इसके मीनिंग की बात करता हूं मैं आपको। मीनिंग देखो, अब मीनिंग को जानने से पहले हम इसका बोर्ड वेटेज देख रहे हैं। क्या देख रहे थे? बोर्ड का वेटेज। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर से सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी के अंदर 1 मार्क्स का आंसर वेरी शॉर्ट आएगा। ज्यादातर इसके अंदर से फुल फॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फुल फॉर्म वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर देखना है। सेक्शन सी के अंदर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका, और वो क्या होगा? ज्यादातर एक्सप्लेन वाला या जस्टिफाई वाला। एंड सेक्शन डी के अंदर से आपका 6 मार्क का आएगा, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे। ठीक है, तो आंसर इन ब्रीफ रहेगा आपका यहाँ पे। समझ में आएगा? जी। तो टोटल इस चैप्टर का जो वेटेज है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स। तो हमको सिर्फ इसके लिए इसको प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पे बात करें इसके मीनिंग के ऊपर। मीनिंग तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है। According to Coach O'Donnell, क्या बोला था उसने? कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। उन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो आर्ट है तो आप दूसरों से काम निकलवा सकते हैं। ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू कोच ओडोनेल, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन टू द अदर्स। आप मेरे साथ में रिपीट करिए कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि हम दूसरों के जरिए क्या निकलवा सकते हैं? काम निकलवा सकते हैं। ये किसने डेफिनेशन दी? कोच ओडोनेल। अब बच्चों अगर आपको एग्जाम में आप यहाँ पे फिलोसोफर्स के नाम लिख रहे हो, राइटर के ऑथर्स के नाम लिख रहे हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। क्लियर हो गई? बस एक ही डेफिनेशन याद रखिए। हो गई यार? रिपीट करिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन टू द अदर्स। ओके, अब जब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स के अंदर, कुछ क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई मैनेजमेंट का नेचर क्या है, जिसको अपने प्रोसीजर तरीके भी कहते हैं। क्या तरीके से कहते हैं? प्रोसीजर। ध्यान रखना, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसको अपने क्या तरीके से कहते हैं? प्रोसीजर तरीके से कहते हैं।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, तो अपने पास में टोटल कितने नेचर है? 8 नेचर है। ध्यान रखना है कितने नेचर है बेटा? 8 नेचर है, ठीक है टोटल। अब कौन कौन से? तो नंबर 1 यूपी। यूपी मतलब का क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। क्या है बेटा? यूनिवर्सल प्रोसेस। चलो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देती है। ध्यान, अब ध्यान रखो व्हाट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट हर जगह पे रिक्वायरमेंट है, एक ही जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हर जगह तुमको मैनेजमेंट की जरूरत है। खाली यूनिवर्स यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर ही चलता है, ठीक है। आप भी कहना नहीं अभी मैनेजमेंट के ऊपर ही चल कि आपका सबका गोल क्या है? गोल, ठीक है। उसके लिए आप तरह तरह की मैनेज कर रहे हो, ये मैं ऐसे करूंगा, ये मैं ऐसे करूंगा, ये सेक्शन ऐसे करूंगा। सेकंड थिंग कैसा आता है आपका यहाँ पे? यूनिवर्सल प्रोसेस हो जाने के बाद में आपका आता है गोवा। गोवा मतलब कि गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है कि आप कोई भी यहाँ पे डिसीजंस दोगे, कोई भी आप चीज यहाँ पे मैनेज करोगे, तो आपके पास में एक गोल होगा, बिना गोल के आप करोगे नहीं। थर्ड पॉइंट आपका आता है यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव एक रहेगा, लेकिन उसको अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। ग्रुप एक्टिविटी सबको अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हम क्या करेंगे, उसको आपको वर्क अलॉट करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका कंटीन्यूअस प्रोसेस। ध्यान रखना, कंटीन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज तुमने मैनेज करा कल नहीं करा, डेली तुम्हारे को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आता है ह्यूमन प्रोसेस। भाई हम मैनेज किसको करेंगे? इंसानों को करेंगे, इंसानों के अलावा हम किसी को मैनेज करेंगे नहीं। सिक्स्थ नंबर पे आपका क्या आता है यहाँ पे? डिसीजंस प्रोसेस। ध्यान कि भाई डिसीजंस प्रोसेस, हर एक चीज का हम डिसीजंस लेंगे और हर एक की आपको राय जानना जरूरी है। उसके बाद में क्या आता है 7 नंबर पे यहाँ पे कि मैनेजमेंट यहाँ पे साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस है। कि मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है, क्योंकि उसके खुद के रूल्स हैं जो हम बदल नहीं सकते। एक आर्ट, एक कला है, हम दूसरों के लिए काम नहीं करवा सकते। एक प्रोफेशन भी, एक स्किल्स भी है, ध्यान रखना, क्योंकि बिना एक्सपर्टाइज नॉलेज का कोई भी काम कर सकते नहीं। तो टोटल इसमें 7 है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। यहाँ पे 7 इसके यहाँ पे क्या है? नेचर है, ध्यान रखना आपको। तो फर्स्ट नेचर आपका क्या है? आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूपी मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकंड क्या आएगा? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। थर्ड क्या आएगा? ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ क्या आएगा? कंटीन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ का आएगा ह्यूमन प्रोसेस। सिक्स्थ का आएगा डिसीजन एंड सेवंथ का साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। आप इसको ऐसे सीरीज में भी आ सकते हैं। यूनिवर्स यूज करता है और एक कोई मकसद के लिए यूज करते हैं, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। ग्रुप के अंदर हम यूज करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कंटीन्यूअस हमको काम करते रहना पड़ता है। ह्यूमन इंसानों को हम हैंडल कर सकते हैं एंड डिसीजंस रिलेटेड एक प्रोसेस कर सकते हैं। और वो एक साइंस है, कुछ रूल्स चेंज नहीं कर सकते। आर्ट है और वहां पे प्रोफेशन है। तो ये क्या है इसके यहाँ पे? नेचर। नेचर आपने देख लिए। अब इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। तो टोटल अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस के 8 है। तो नंबर 1 पहली बात करूंगा मैं यहाँ पे नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ध्यान, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। भाई हर फील्ड में तुम्हारे को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे तुमको मैनेज नहीं करना, वो चाहे आर्मी हो, वो चाहे मैरिज फंक्शन हो, या कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो या विदाउट बिजनेस फील्ड हो, वहां मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि एक गोल होगा, उसको अकम्प्लिशमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। एक गोल के पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहेंगे, तो वहां पे उसको एक तरफ उनको मैनेज करके चलना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ध्यान रखना कि आपके पास में जितने भी रिसोर्स है आपको उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा कि मैं ये एक रिसोर्स से कितनी सारी चीजें मैं कर सकता। थर्ड थिंग आपके पास में आएगा accomplishment of objective, accomplishment of objective। आपने जो ऑब्जेक्टिव सोचा है, अगर आपका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर होगा तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? accomplish कर सकते हो, इजीली उसको पा सकते हो, ठीक है। इससे बड़ी-बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां होंगी, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्लियर होते हैं, विजन क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका मिशन आप इजीली वहां पे क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर विजन।
उसके बाद में आता है वहां पे कि यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। फिर अगर आपका यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है कि भाई आपका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर है तो आपके बिजनेस के लिए बहुत सारा यूजफुल होगा। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ देख सकते हो। देखते हो मार्केट में कितनी नई कंपनियां आती है, कितनी नई कंपनियां डूब भी जाती हैं, इतनी जल्दी कोई फास्ट ग्रोअप कर सकता नहीं। वहां पर आपको मैनेजमेंट एक ऐसी टीम बनाना है, एक ऐसी टीम जो आपको बहुत आगे तक के लेकर के जाए, ठीक है, तो ऐसा एक्सपर्टाइज भी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंक्रीज इन जॉब, देखो मान आपका बिजनेस बहुत ज्यादा वाइड स्कोप अगर बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा वाइड स्कोप पे जा रहे हो, आप एक ब्रांच नहीं, दो ब्रांच नहीं, तीन ब्रांच कर रहे हो, जैसे कि आपने एक ब्रांच अहमदाबाद में करी, दूसरी आपने सूरत में करी, बड़ौदा में करी, तो वहां के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। लोग आपके बिजनेस में जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके काम में जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ में काम करने के लिए चाहेंगे, क्योंकि आपका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर है। ग्रो करोगे तो मोर करोगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट। यस, जाहिर सी बात है आपकी ब्रांच बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो 7 नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे। 7 नंबर पे कुछ ऐसी बात करिए कि सोशल बेनिफिट। ध्यान रखना है सोशल बेनिफिट, भाई सोसाइटी से इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करो, आपको सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, आपको एक मोटिव रखना है कि सोसाइटी की वजह से ही हम, समाज की वजह से हम, समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सोशल बेनिफिट आपको देना है। सोशल बेनिफिट आपका रिजल्ट होगा, आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, उसको जरा भी हार्म नहीं हो रहा है, तो आपका 8 नंबर का जो मोटिव पूरा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव हमारे पास में होना चाहिए कि हम इंडिया वाले, हमारे पास में एक ऐसा मोटिव होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री को, क्योंकि बिना कंट्री के हम रिप्रेजेंटेशन, यानी हम अच्छा करेंगे तो हमारी कंट्री का अच्छा दिखेगा, हम बुरा करेंगे हमारी कंट्री का बुरा करेगा। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री का बुरा दिखे, हमें अच्छा ही करना है ऐसा काम कि हमारी कंट्री की बाहर रेपुटेशन अच्छी हो, क्योंकि हम कौन से इंडिया वाले। तो एक आता आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे चलाऊंगा। देखिए चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाने के बाद अब 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखना है। सॉरी, अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट जो है इज साइंस। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। भाई देखो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, कुछ रिजिड होते हैं। साइंस के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब के जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप मैनेजमेंट को किस तरह में कंपेयर कर रहे हैं, साइंस के साथ। इसीलिए डॉक्टर जॉर्ज आर टेली ने कहा कि साइंस टीचेस वन टू नो, साइंस टीचेस वन टू नो। साइंस एक चीज लोगों के दिमाग में डालता है जानने की कि ये चीज कैसे होगा, ये चीज क्या है, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब उसके बाद में आगे थोड़ी चर्चा चली, तो एक और क्वेश्चन निकला कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट, क्या है, आर्ट। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा चली। डॉक्टर जॉर्ज आर टेली ने कहा कि आर्ट टीचेस वन टू डू। ध्यान रखना, आर्ट्स क्या करता है, एक इंसान को करना सिखाता है, क्योंकि आर्ट करने क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल्स देती है, एबिलिटी देती है, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी थिंकिंग अलग देती है, उनका बिहेवियर, उसकी स्ट्रेंथ, हर एक चीज डिफरेंट देती है। तो एज पर देयर आर्ट स्किल्स, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनका स्ट्रेंथ, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो आर्ट्स टीचेस व्हाट टू डू, ध्यान रखना, ठीक है। साइंस क्या बताता है, टू नो, ध्यान रखना, टू नो, और ये क्या बताता है, टू डू। तो आगे चल के चर्चा क्या पता चली, आगे चल के कुछ फिलोसोफर्स ने क्या बोला कि मैनेजमेंट जो है ना ही साइंस है, क्योंकि हम रिजिड भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हम जानते हैं सीजनल फ्लक्चुएशंस होता है, और मैनेजमेंट ना ही आर्ट है, ना ही हम उसको आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार हर एक इंसान की स्किल्स अलग है, तो हम स्किल्स के मुताबिक काम है, हमको वहां पे सबको एक साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वहां पे थर्ड पॉइंट निकला कि मैनेजमेंट जो एक प्रोफेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ध्यान,
तो आपका एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि अगर मैनेजमेंट आर्ट नहीं है और साइंस नहीं है तो क्या है, ध्यान रखना, तो वो प्रोफेशन है। तो आप लिख सकोगे? चलो, तो प्रोफेशंस की पहले डेफिनेशन आपको बताता हूं। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड डिग्री फॉर द पर्टिकुलर वर्क एंड ही शी रेंडर्स अ सर्विस। रेंडर मतलब कह देना एंड चार्जिंग अ फीस। इट इज नोन एज अ प्रोफेशन। वो क्या हो जाता है? प्रोफेशन। अब इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 क्या है कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि आपने कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि कहीं ना कहीं से आपने डिग्री दी है तो वहां का आप क्या करोगे? कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करोगे। थर्ड थिंग के साथ क्या है, यहाँ पे आपकी कुछ मोरल ड्यूटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया एमबीबीएस का, इसका दिया एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। क्या है? बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस का आपने प्रोफेशन लिया, कहीं ना कहीं से लिया, तो वहां के आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, प्लस में उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी मोरल रिस्पांसिबिलिटी क्या है? जो आपको सिखाया गया आपको वही रिस्पांसिबिलिटी निभानी है, ठीक है। तो यही चीज है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, इंप्लीमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और रिकॉग्नाइज्ड वाली यूनिवर्सिटी से तुम्हारा होना चाहिए और मोरल रिस्पांसिबिलिटी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और प्रोफेशन आपके 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कि चलो के बाद यहां पे प्रोफेशंस की चलिए अब यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अबाउट करता हूं। फुल फॉर्म्स की बात करें हम यहां पे, तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ फुल फॉर्म्स दिया है। आईआईएम दिया हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सीईओ दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने यहां लिखा था एमबीबीएस मतलब क्या? बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन। फिर एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखना, इसको आप लिखते हुए जाना है। सब फुल फॉर्म्स है जो 1 मार्क्स में आपके आते हैं। चलिए अब अभी आप हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब आप चलो यहां हम देखेंगे यहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। या तो इसके आपको डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे या तो आपको सीधा सीधा कोई भी एक लेवल पूछ देंगे। तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट समझना है। इसको बोलते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम का। इसको बोलते हैं अपने टॉप लेवल, इसको बोलते हैं अपने मिडिल लेवल और इसको बोलते हैं अपने बॉटम लेवल, ठीक। चलो टॉप लेवल पे कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है, एमडी देता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। वो लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, सब चीज वो लोग का काम, मतलब बड़े लोग पढ़ा। अब सारी चीज करने के बाद में वो लोग अपने सारी चीजें ट्रांसफर इसको करेंगे मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को अपने क्या बोलते हैं? ऑफिसर लेवल। ऑफिसर्स लेवल। ध्यान रखना एमसीक्यू में आता है कि व्हिच अदर नेम इज नोन बाय द मिडिल लेवल। तो ऑफिसर लेवल। ऑफिसर लेवल किसको बोलते हैं? और इसको डिपार्टमेंटल लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट। यानी लोगों ने प्लान बनाया, इनको बाइफरकेट कर दिया। अब यहाँ पे सारे ऑफिसर्स क्या करेंगे? हर एक डिपार्टमेंट में वर्क देंगे। वर्क देने के बाद में अभी लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, बजट बनाएंगे और इसको देंगे वापस टॉप लेवल को देंगे, ठीक है। टॉप लेवल को देने के बाद में वापस वो क्या करेंगे? इंप्लीमेंटेशन करके थोड़ा प्लस और माइनस करने के बाद में फिर अब ये काम किससे करवाएंगे? ये दोनों काम करवाएंगे बॉटम लेवल से। बॉटम लेवल का दूसरा नाम है फंक्शनल लेवल, जहां पे सुपरवाइजर रहते हैं, ठीक है, जॉबर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, लेबर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं। सब काम इनसे करवाना, काम इनको करके, क्योंकि सारी चीजें एक सब चीज करेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी अथॉरिटी चलेगी, जो भी डिसीजन चलेगा फ्रॉम टॉप मिडिल टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, जो भी वर्क चलेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। साइकिल समझ में आ गई? अथॉरिटी पावर कहां से चलेगी? टॉप टू बॉटम। वर्क कहां से चलेगा? बॉटम टू टॉप। तो ये क्या था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका मैं लेवल सॉरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद में अब कुछ ऐसी चीज आती है 2 मार्क्स के अंदर, कभी कभी आपको पूछता हूं 2 मार्क्स के लिए खाली आपको नेम लिखना पड़ता है 2 मार्क्स। तो ये पूछते हैं कि भाई फंक्शनल एरिया या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथर्स थे, ठीक है। ऑथर्स तो नहीं कहूंगा बट फिलोसोफर्स थे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पे कुंच ओडोमेन।
पुंज ओ डोनेल, मैं शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखा। इन्होंने फंक्शंस क्या दिए थे तो ये याद रखना है आपको। तो पुंज ओ डोनेल ने फंक्शन दिया था POSDC, POSD और C। P मतलब के प्लानिंग, O मतलब के ऑर्गेनाइजेशन, S मतलब के स्टाफिंग, D मतलब के डायरेक्टिंग, C मतलब के कंट्रोल। पुंज ओ डोनेल ने क्या दिया था POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। उसके बाद में आगे दूसरे फिलोसोफर्स थे हेनरी फ्योल। सेकंड नंबर कौन थे? हेनरी फ्योल। इन्होंने क्या फंक्शन दिया था तो भाई ध्यान देते हैं। इन्होंने फंक्शंस को ऐसा दिया था PODO, PODCO और C। इन्होंने क्या बोला कि भाई बिजनेस के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई चीज चलेगा नहीं। और साथ में कंट्रोलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल। ठीक है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आगे जो फिलोसोफर्स आए, पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने क्या बात करी? तीन चीज के ऊपर बात करी। इन्होंने पहली चीज क्या बात करी कि मैनेजिंग अ बिजनेस। सबसे पहले आप क्या करो? अपने बिजनेस को मैनेज करो। ठीक है, इनकी अलग ही थी। दूसरी बात में इन्होंने क्या बोला कि मैनेजिंग द मैनेजर्स। तुम यहाँ पे बिजनेस को मैनेज कर लिया, उसके बाद में मैनेजर्स को मैनेज कर। देन थर्ड थिंग इन्होंने क्या बोला कि मैनेजिंग वर्कर्स, मैन एंड वर्क्स। ध्यान रखना, वर्क मींस एंड वर्क, ये तीन चीज को आपको मैनेज करना है। यानी पीटर ड्रकर ने क्या बोला? पहले बिजनेस को मैनेज करो भाई, फिर मैनेजर को मैनेज करो, और उसके अंदर जो काम करे वर्कर्स और वर्क को मैनेज करो, बाकी और कुछ करना। उसके बाद आगे यहाँ पे फिलोसोफर है लूथर गुलिक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लूथर गुलिक। इन्होंने कुछ बात करी ऐसी कि जो मैनेजमेंट है, इन्होंने दिया था पोर्ट्सको डॉग का। मैनेजमेंट मतलब के प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। उसके बाद में डायरेक्टिंग के बाद में इन्होंने लेकर क्या कि कोऑर्डिनेशन भी होगा इसके अंदर। कोऑर्डिनेशन हो जाने के बाद में कंट्रोलिंग भी होगा इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोलिंग का इन्होंने नहीं बोला था, रिपोर्टिंग करना है और क्या करना है? बजटिंग करना है। ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे पोस्ट को होता है, तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बिना साथ में कोई काम नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग करना है, क्या चीज तुमने करा, कैसे करा, और बजट बना के देना। क्योंकि भाई तुमको बजट तो पता होना चाहिए, तो ये हम आगे कर सकते हैं। तो इसके आगे एक और यहाँ पे आए थे जॉर्ज आर टेरी। मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, जॉर्ज आर टेरी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। मेन लेक्चर के लिए कमेंट कर देना, आपको मैं इसी डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे बात करेंगे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और सीधा क्या बोला इन्होंने? कंट्रोलिंग। तो भाई जॉर्ज आर टेरी ने सिर्फ चार चीजों में बात खत्म कर दी कि भाई मैनेजमेंट जो एक प्लानिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए और कंट्रोलिंग। यानी जॉर्ज आर टेरी ने चार में बात करी, इन्होंने तीन चीज में बात कर दी। इन्होंने कितने में बात करी? इन्होंने 5 चीज में बात कर दी। इन्होंने कितने में बात की? इन्होंने भी 5 चीज में बात करी। कौन जो डॉलर ने? लूथर गुलिक ने कितने में बात करी? लूथर गुलिक ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 चीजों में बात कंप्लीट करी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ये सिर्फ 2 मार्क्स में आ रहा है, पर आपको सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। मतलब कि आपको सिर्फ ये लिखना है किसने क्या दिया था। वो पूछते हैं कि लूथर गुलिक ने क्या दिया था, एस बता पूंचो डॉलर के हिसाब से फंक्शंस क्या था, एंड हेनरी फ्योल के हिसाब से क्या था। इधर के बाद इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए या लिख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे ये पता क्या, कोऑर्डिनेशन की एक छोटा सी चीज है, मैं आपको बता दूं। कोऑर्डिनेशन 3 मार्क्स में कभी-कभी आ जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम यहाँ पे काम करने के लिए कहीं कंपनी में ज्वाइन आउट होते हैं, तो हमारे साथ में बहुत सारे हमारे कलीग्स होते हैं। कलीग्स मतलब क्या? एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो हमको क्या करना है? हर एक के साथ में हमको काम करना है, क्योंकि भाई हम किसी से दूर रहकर काम कर सकते नहीं। सबका साथ होगा तो हमारा सबका विकास होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ कर सकते नहीं। मेरे को कोई चीज आती है, मैं उसको सिखा दूं, उसे कोई चीज आती है, वो मुझे सिखा देगा। ऐसी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट खत्म हो गया। अब फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट देखना है यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट को हमने कैटेगराइज करा 4 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग
जिसको अपने 4Ps के जरिए भी जानते हैं। 4Ps मतलब कि क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ध्यान रखना, जब भी पूछे भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट तो आपको ध्यान रखना 4Ps भी पूछे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। भाई कोई भी चीज को हमको फंक्शनल एरिया, कोई भी चीज हमको यहाँ पे मार्केट में पहुंचाने तो पहले उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, प्रोडक्ट कौन से लेवल के लोग खरीदेंगे, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना। ये हो जाने के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे एचआरएम मतलब कैसे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऐसी बात है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को मैनेज करना है। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज और अपने वर्कर्स को मैनेज कर दिया तो उन्होंने रेस्ट ऑफ आपके बिजनेस को मैनेज कर दिया। ये थॉट है, ठीक है? तो आपको किसको मैनेज करना है? आपके एम्प्लॉइज और आपके वर्कर्स को, ठीक है? और कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई अगर मान लो हमारे बिजनेस में 50 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज है, 50 टाइप्स ऑफ वर्कर्स है, तो हमारे पास 50 ब्रेन्स है और सभी ब्रेन्स क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई ब्रेन सेम है नहीं। तो एज पर देयर ब्रेन्स हमको क्या करना है? उनको मैनेज करना है। एज पर देयर ब्रेन्स, उनकी स्किल, उनका मोटिवेशन, उनका इंटरनल इंस्पिरेशन, उनको वर्क में, उनकी फीलिंग्स को वर्क में कन्वर्ट करना, ठीक है? चलो एचआरएम हो जाने के बाद में हमारे पास में आता है एफएम का मतलब क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? एफएम सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल। भाई मैनेजमेंट, हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, पैसे कहां से आएंगे? ऑनर कैपिटल कितना आएगा, बोरोवर कैपिटल कितना आएगा, रिक्वायरमेंट कितनी है, तो कोई किसको कंपेयर कर रहा है? इसको एक तरह से पूछते हैं कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में से हम ब्लड निकाल लेंगे तो बॉडी कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम बिजनेस चालू करें, उसमें से पैसा निकाल दो, पैसा मत दो, ऐसे ही चला सकते हो टेंशन। तो फाइनेंस जरूरत है। ऑनर कितना लेकर के आ रहे हैं, बोरोवर कितना लेकर आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, तभी भी आप बिजनेस करोगे तो ऑनर कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, बोरोवर कैपिटल कम होना चाहिए, लायबिलिटी कम होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे दूसरा जो खुद का फंड है ना, कैपिटल फंड ज्यादा होना चाहिए ताकि फ्यूचर बिजनेस चल सके, मतलब बंद होने की कगार पे आ जाएगा। इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल नॉलेज के बारे में दे दूंगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में एफएम हो जाने के बाद में पीएम आता है, मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट। भाई प्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजों की बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है, टू मेक और टू बाय, ठीक है? क्या चीज हमको खुद बनाना है, क्या चीज हमें बाहर खरीदनी है। सपोज हमारी कार बनाने की कंपनी तो टायर हम खुद नहीं बनाते, हम टायर क्या करेंगे? जॉब वर्क दे देंगे, बीपीओ दे देंगे, ठीक है? ताकि भाई बाहर से बना बनाया मिल जाए, जो एक्सपर्ट है वो चीज है, जितना अपनी कॉस्ट कटिंग हो जाए। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये करना है, अपने को कॉस्ट कटिंग करना है ताकि मार्केट में चीपेस्ट रेट में बेस्ट चीज मिले, चीपेस्ट रेट में बेस्ट चीज मिले, पब्लिक उसको पकड़े, पब्लिक नहीं जावे। ये क्या था आपका यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका फर्स्ट यूनिट का ये रिवीजन कैसा लगा, उसे भी आप कमेंट करना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और बोर्ड के रिलेटेड आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। थैंक्स फॉर द वाचिंग। और यहाँ पे ये मैसेज देगा बोर्ड के बच्चों के लिए, जो 12th और 10th में बोर्ड के बच्चे, खास करके उनके लिए, बेटा आपको कोई सी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, बोर्ड के कंप्लीट में आपकी तैयारी जैसी भी टूटी फूटी अच्छी बहुत अच्छी जो भी चीज है, कोई आपको टेंशन मत लेना है। बोर्ड के एग्जाम जैसे आप स्कूल के एग्जाम देते हो वैसे आपको बोर्ड के एग्जाम देना है। खास तौर पर टिप्स बताता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में जब भी आप बोर्ड का पेपर देने जाओ तो आपका इसमें 3 कलर होंगे, आपके माइंड में 3 कलर होने चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है तो क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना नहीं है पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ। उसके बाद में यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना। उसका रीजन कि आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको जो आता है वो खुशी की बात है, जो नहीं आता वो दुखी की बात है। तो दुखी वाली बात माइंड में क्लिक हो जाती है, जो आता है उसे हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा हूं, जो आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके आपको हुकुम का एक आपका पढ़ना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा।